तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन रियल लाइफ क्राइम स्टोरी फिल्म को, जिसका नाम है डेड मेल। इस मूवी को यही चीज़ बहुत खतरनाक बना देती है कि ये बिल्कुल रियल घटना पर आधारित है और कैरेक्टर्स भी बिल्कुल सेम है, जिनके बारे में आपको एंड में देखने के लिए मिलेगा कि उनके साथ में इस केस के बाद में क्या हुआ था। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत 1980 के समय पर होती है, जहां पर हम एक दूर दराज घर को देखते हैं जिसके अंदर से एक चैन से बंधा हुआ व्यक्ति निकलता है। वह आदमी रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था और उसके हाथ में एक मेल था। वह उस मेल को मेल बॉक्स में पोस्ट करने जा रहा था। अब किसी तरह वह मेल बॉक्स के पास पहुंच जाता है और उस मेल को पोस्ट भी कर देता है, लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा व्यक्ति आकर उसे मारकर बेहोश कर चुका था। खैर, इसके बाद हमें पोस्टल फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम दो कोवर्कर्स बेस और एन को देखते हैं। वह उन मेल्स को अलग अलग कर रही थी जिसके अंदर कोई भी एड्रेस मौजूद नहीं था या फिर मिसिंग था। बेसिकली ऐसे मेल जो कि सेंडर के पास नहीं पहुंचते या फिर डिलीवर नहीं होते या फिर उनके एड्रेस के अंदर एरर हुआ करता था, उनको डेड मेल्स कहा जाता। अब ये काम करते वक्त बेस को वही मेल मिलता है जो कि उस चैन से बंधे हुए व्यक्ति ने मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया था। उस मेल पर खून लगा हुआ था। यह देखकर बेस हैरान रह जाती है। दरअसल उस मेल के अंदर लिखा था कि मेरी मदद करो, मैं किडनैप हो चुका हूँ। साथ ही साथ उस मेल बॉक्स में एक एड्रेस लिखा हुआ था, लेकिन वहां पर वह किडनैपर का नाम नहीं लिख पाया। शायद लिखने से पहले ही किडनैपर ने उसे देख लिया होगा और यहाँ पर बेस इसे किसी तरह का प्रैंक समझने लगती है। खैर, अब सारे मेल्स को इकट्ठा कर वह जस्पर नाम के व्यक्ति के पास ले जाने लगते हैं। जस्पर एक मेल इन्वेस्टिगेटर होता है जो कि डेड मेल्स का सही एड्रेस पता लगाकर उनको डिलीवर करवाया करता, जिसके बाद एन और बेस वह मेल्स का बॉक्स जस्पर को दे देते हैं। जस्पर उन्हें अपने पास रख लेता है और वह उस मेल को देखता है जिस पर खून लगा था, लेकिन इस पर वह भी इतना ध्यान नहीं देता। जिसके बाद बेस और एन वहां से चली जाती हैं और जस्पर अपने काम में लग जाता है। अब एड्रेस को ट्रेस करने के लिए वह अपने दोस्त रिने की मदद भी लेता है। अब जैसे कि एक नेकलेस जिसका डिलीवरी एड्रेस नहीं था, उसका पता वह रिने से लगवाता है और उस लेडी का पता लगाता है जिसका वह नेकलेस था। जिसके बाद जेस्पर उस लेडी को कॉल करता है और वह लेडी उससे कहती है कि हाँ, वह नेकलेस उसका ही है। अब तब जेस्पर जो होता है वह उस लेडी को नेकलेस को डिस्क्राइब करने के लिए कहता है, क्योंकि वह इतनी कीमती चीज ऐसे ही किसी को नहीं थमा सकता था। खैर, वो लेडी जेन्युइन निकलती है, मतलब कि वह नेकलेस उसी का था। जिसके बाद में वह और मेल्स को चेक करता है, लेकिन इसी बीच उसे वह खून वाला मेल मिलता है, लेकिन उसे वह एक मजाक ही लग रहा था और इसलिए वह उस मेल को डस्टबिन में डालकर वहां से निकल जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बात को वह इतना हल्के में भी नहीं ले सकता था, इसलिए वह उस मेल को दोबारा देखने जाता है। क्या पता वह मेल सच हो सकता था और यही जस्पर सोच रहा था। अब वह उस मेल को अपने साथ ले जाने लगता है, जिसके बाद वह अपने रूम में आता है, जहां पर हमको पता चलता है कि जस्पर एक डोरमेट्री में रहता है, यानी कि काइंड ऑफ हॉस्टल के अंदर। खैर, रूम में पहुंचकर वह चेक करता है कि क्या मेल में लगा हुआ खून असली है या फिर नकली, और तब उसको समझ में आता है कि वह खून एकदम असली था। जिसके बाद वह नहाने के लिए जाता है, जहां पर वह अपने न्यू रूममेट से मिलता है। खैर, अब सीन चेंज होता है, जहां पर वह अपने रूम में आकर सो जाता है और उसका रूममेट भी वहां पर आता है जो कि उस मेल को चेक कर रहा था। अगले दिन जैसपर अपने ऑफिस जाता है, जहां पर वह रिने को कॉल करके उस मेल के बारे में सारी बातें बताता है और फिर जस्पर उससे इस मेल का एड्रेस मांगता है। वह उसको सारी जानकारी भी दे देता है। अब रिने उसे एड्रेस देने लगता है, लेकिन इसी बीच वहां पर एक आदमी आता है और जस्पर को मारकर बेहोश कर देता है और हम देखते हैं कि यह आदमी असल में जस्पर का नया रूममेट था। अब जस्पर को बेहोश करके वह कॉल को उठाता है और जस्पर का सुपरवाइजर बनकर बात करने लगता है। वो उससे पूछता है कि जस्पर इस मेल की इंफॉर्मेशन को क्यों जानना चाहता था, लेकिन रेने उसका कोई जवाब नहीं देता। तब हम देखते हैं कि वह व्यक्ति घबराने लगता है और उस मेल को अपने पास रख लेता है और उसके घबराने की वजह यही थी कि वह पकड़ा न जाए। दरअसल यह कोई और नहीं बल्कि वही शुरुआत वाला किडनैपर है और इसका नाम ही ट्रेंट है। दरअसल डोरमेट्री के अंदर वह जेस्पर का पीछा करते हुए आया था, मतलब कि वह उस पर नजर रख रहा था। जाने से पहले ट्रेंट जेस्पर को जान से मार देता है और जिसके बाद
वह उस आदमी के पास जाता है जिसे उसने किडनैप किया था, और उस आदमी का नाम असल में जोश होता है, और वह उसको वार्निंग देता है कि वह दोबारा ऐसा ना करे। आखिर ट्रेंट ने जोश को क्यों किडनैप किया, इसका पता लगाने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा, जहां पर हम ट्रेंट को देखते हैं जो कि एक सिंथेसाइजर मर्चेंट मार्केट में काम करता है। अब सिंथेसाइजर एक इलेक्ट्रिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक कीबोर्ड से ऑपरेट हुआ करता, जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया जा सकता है। खैर, जोश भी वहीं पर मौजूद था और वह किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो कि फंडिंग देखकर उसके इंस्ट्रूमेंट को डेवलप कर सके। खैर, इसी बीच ट्रेंट जोश को पहली बार देखता है और वह जोश से बात करने जाता है। ट्रेंट उससे उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने लगता है और वह उसके म्यूजिक की तारीफ भी करता है। तब जोश कहने लगता है कि जापानीज इंस्ट्रूमेंट उनसे काफी आगे हैं, क्योंकि वह लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट से 40 से 50 तरह की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और यह बात ट्रेंट को पसंद नहीं आती। वो कहता है कि भले ही वह यह सब करते हैं, लेकिन वह इतने खास नहीं है। अब जोश उसको अपने सपने के बारे में बताने लगता है, जिसके अंदर वह काफी अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता था। ट्रेंट को उसके अंदर का जुनून पसंद आता है। अब यहाँ पर थोड़ी बातें होने के बाद ट्रेंट उसे एक ऑफर देता है, यानी कि कोलैबोरेशन का। वो दोनों मिलकर एक अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। अब ये सुनकर जोश को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसको कोई पार्टनर पहले से ही चाहिए था जो कि उसकी हेल्प कर सके, और ऐसे में फाइनेंशियली भी सपोर्ट उसको मिल जाएगा। और जोश उसको हाँ कर देता है, जिसके बाद दोनों ही साथ में काम करने लगते हैं। और हम गौर करते हैं कि ट्रेंट को जोश में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट होता है, और वह उसकी केयर करता, उसे मोटिवेट करता, जहां तक कि जोश को कॉल पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए भी कहता, ताकि उसे कंफर्टेबल फील हो। खैर, इसी बीच वह एक फोटो एल्बम निकालता है जिसमें कुछ पुरानी फोटो थी, और उसी फोटो में से एक फोटो एक ब्लैक व्यक्ति की थी, जिसे देखकर ट्रेंट थोड़ा सा भावुक हो जाता है। और इससे हमको समझ में आता है कि उस ब्लैक व्यक्ति और ट्रेंट का पास्ट में जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन रहा होगा, और शायद से ट्रेंट का जोश के अंदर इस तरह से इंटरेस्ट शो करना भी इसी चीज का एक हिस्सा होगा। अब अगले दिन जोश जो होता है वह ट्रेंट से कुछ जरूरत का सामान मंगवाता है, और ट्रेंट वह सामान लेकर फौरन ही उसके पास पहुंच गया था, जिसके बाद वह दोनों काम से रिलेटेड बात करते हैं, जिसके बाद ट्रेंट घर चला जाता है। अब एक तरफ जोश जो होता है वह इंस्ट्रूमेंट बनाने में काफी मेहनत कर रहा था, वहीं दूसरी ओर ट्रेंट जोश के लिए अपने हाथों से खाना बनाने के लिए मेहनत कर रहा था, जो कि काफी अजीब सी बात थी। खैर, इसी बीच जोश के पास एक मेल आता है जिसको वह अपने पास रख लेता है, और फिर वह नहाने जाता है। उसके जाने के बाद में ट्रेंट वहां पर आ गया था और वो उस मेल को देख लेता है। दरअसल वो मेल जापान से था, और वह एक म्यूजिक कंपनी का था जिन्होंने जोश के काम में अपना इंटरेस्ट शो किया था, और वह जोश को जापान बुला रहे थे। ये देखकर ट्रेंट काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि जोश और वह मिलकर काम करेंगे, वो भी हमेशा के लिए। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। जॉर्ज उसे बीच में ही छोड़ रहा था, और इसी बीच जॉर्ज भी वहां पर आ जाता है, और यहाँ पर ट्रेंट उसकी नाराजगी उसे जताता है। जॉर्ज उसके लिए उससे माफी मांगता है कि उसे यह मेल अभी अभी मिला है, और वह इस बारे में उसको बताने ही वाला था। लेकिन असल मुद्दा यह था ही नहीं। ट्रेंट चाहता था कि वे साथ काम करें, लेकिन जॉर्ज के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और यह अपॉर्चुनिटी वो किसी भी कीमत पर गवा नहीं सकता था। और ये सब सुनकर ट्रेंट वहां से चला जाता है और अपने फ्रिज में से आइसक्रीम निकालकर पागलों की तरह खाने लगता है, और इससे हम उसकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगले सीन में जोश के पास जापान से कॉल आता है, और जोश काफी एक्साइटेड था, यानी कि वहां पर जाने के लिए। अब हमको पता चलता है कि जोश अगले ही हफ्ते जापान जाने वाला है। कंपनी वाले उसे उसके इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद जोश जाता है अपने सिंथेसाइजर को मेजर करने के लिए। लेकिन वहां पर उसे ट्रेंट मिलता है, लेकिन वहां पर उसका इंस्ट्रूमेंट नहीं था। जॉर्ज उससे उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछने लगता है, और तब ट्रेंट बताता है कि वह उसके पास है, जिसके बाद में ट्रेंट उसे अपने साथ ले जाने लगता है। खैर, अब वह अपने दूर बने हुए घर पर जॉश को लेकर आता है, और इसके बाद वह उसे बेसमेंट में लेकर जाता है जहां पर उसका सिंथेसाइजर था। साथ ही साथ वहां पर कुछ और चीजें भी थी जो कि ट्रेंट जॉश के लिए लेकर आया था। ये देखकर जॉश काफी खुश होता है, लेकिन ट्रेंट चाहता था कि जॉश यहीं पर रुके, लेकिन जॉश को तो जापान जाना था। वो उसको समझाता है कि इससे उनकी पार्टनरशिप पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यह सुनकर ट्रेंट काफी ज्यादा मायूस था। वह जॉश को कहता है कि वह उसका सामान पैक कर सकता है,
जिसके बाद ट्रेंट वहां से ऊपर चला जाता है। सब कुछ पैक करने के बाद में जब जॉश जाने लगता है तब वह बाहर जाने के दरवाजे पर लॉक पाता है। उसे थोड़ी देर बाद एहसास हो जाता है कि वह यहाँ पर फंस चुका है और यहाँ पर उसे इसी मकसद से लाया गया था। उसको समझ में आता है कि यहाँ से निकलने का कोई भी फायदा नहीं था और वहीं सीलिंग पर एक विंडो भी थी जिसके जरिए ट्रेंट जॉर्ज को देख सकता था। जॉर्ज उसे वहां से जाने देने के लिए कहता है, लेकिन ट्रेंट उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद में जॉर्ज चिल्लाने लगता है। लेकिन ट्रेंट उसको बताता है कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसकी बात सुनने नहीं वाला, क्योंकि दूर एकड़ तक यहाँ कोई घर है ही नहीं। ये सुनकर जॉर्ज समझ जाता है कि वह यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका है। वो ट्रेंट से भीख मांगने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। अब ट्रेंट उसे बताता है कि उसने उनकी पार्टनरशिप के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन जोश उसे छोड़कर जा रहा था। जोश यहाँ समझ चुका था कि ट्रेंट से कुछ भी कहने का फायदा नहीं है, जिसके बाद जोश वहां पर मायूस होकर लेट जाता है। अब ट्रेंट उसके लिए अपने हाथों से चिकन बनाकर देता है।